चलो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर हियर टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन। कल से मतलब 2 दिन से हम देख रहे हैं, जब से हमने 11 का डिस्कशन स्टार्ट किया है, एकदम भारी भारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो कंसेप्ट है उनको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें हमने स्टार्ट में पहले क्लियर कर दिया है कि आगे हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारी जो मेथड है वो सबसे अलग रहेगी। मतलब कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो सब तो करना ही है, नो डाउट इन दैट, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो इमेजिनेशन है, वो एक अलग तरीके के वे से आने वाली है। जिसमें हमने स्टार्ट में लिखा था, स्टार्ट में ही बोला था कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे मतलब हम नेचर को पढ़ेंगे। नेचर में जो कुछ भी होता है, जो हमारे सराउंडिंग में होता है, ऐसे नहीं कि हम कुछ मार्स पे या फिर दूसरे यूनिवर्स की बातें डिस्कस कर रहे हैं। हम हमारी अर्थ में, अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी चीजें होती है उनको डिस्कस करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, यानी हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हमने सिंपल वर्ड्स में पहले ही बोल दिया है, रोज रोज आपको वही याद करना है कि फिजिक्स मतलब नेचर, नेचर को पढ़ना मतलब फिजिक्स को पढ़ना। एक बार फिजिक्स पढ़ लिया मतलब हम पूरा नेचर समझ में जाएंगे। इतना इंटरेस्टिंग पार्ट देखो। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी नेचर दिखता है, नहीं भी दिखता है, लेकिन जो है वो सारा बना हुआ है एटम से। एंड एटम की अगर बात करेंगे तो एटम के अंदर, एटम के इनसाइड कौन होता है? सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये 3 पार्टिकल्स है। एंड ये तीनों पार्टिकल के पास, ये तीनों पार्टिकल के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल टेंडेंसी है, जिसको अपन मास एंड चार्ज ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड की थी। और इस टॉपिक में हमें मास वाले टेंडेंसी से रिलेटेड डिस्कशन करना था, और उसका डिस्कशन करने के लिए हमने अलग से टॉपिक बना के रखा है, दैट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन मतलब क्या था? याद करो पहला लेक्चर। ग्रेविटेशन मतलब क्या था? ग्रेविटेशन मतलब था स्टडी ऑफ फिनोमिनन और प्रोसेस which involves interaction between the bodies which possesses the tendency of mass। फिर हमने देखा मास मतलब क्या है। क्या है मास? मास मतलब उसकी 3 डेफिनेशन देखी थी। टॉपिक के लिए जो रिक्वायर्ड है वो एक्सप्लेन करेगी कि मास इज ए टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस बॉडी के पास मास है इट विल प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। तो सराउंडिंग के स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हमने मास बोला था। और मास पढ़ने के बाद फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर आ गए थे। ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करने के बाद कल के लेक्चर में हमने एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया था, एंड जो था न्यूटन का लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसके ऊपर 2000 रजिस्टर्ड कैंडिडेट उनकी SBT भी हो गई। और SBT के एक एक क्वेश्चन हमने 1 to 2 PM की जो बैच होती है उसमें डिस्कस भी कर लिए। जो लोग उस बैच को अटेंड कर रहे थे उनको समझ में आ गया कि कितना सिंपल होता है। मतलब जो कैलकुलेशन हम सोचते कितना डिफिकल्ट होगा, इतना टाइम लगेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन टाइम लगने की मेथड से मतलब स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व होती है। एंड दूसरी मेथड से जिसमें हम पेन हाथ में लिए भी नहीं आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक्चुअल में कैसे होता है ये हमने आज के 1 to 2 PM के बैच में डिस्कस किया है। ठीक है, तो 1 to 2 के PM के बैच में होता क्या है ये समझने के लिए आपको उस बैच में आना पड़ेगा। ठीक है, एंड उस बैच में आने के लिए आपको क्या करना है? प्रायर टू दिस, इस नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है, जिससे आपको जो आज ज्वाइन हो चुके हैं, पहले नहीं थे, उनको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मिलेंगे। देन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है उसके लिए आपको ये नंबर काम में आने वाला है। इसके ऊपर कॉल करो या फिर मैसेज करो। ठीक है, 9579326763 के ऊपर यहाँ पे इंक्वायरी करके आप आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मुझे जो है और इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, जिसके लिए मैं लेके आता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट को, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है सबको मालूम है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज ऑकरिंग इन केस ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जब भी चेंज होती है वहां पे क्या होता है? एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। तो ये एक्सेलरेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये प्रोड्यूस करने के लिए हमारे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होगी।
अब ग्रेविटी मतलब क्या? तो ग्रेविटी ये जो वर्ड है स्ट्रिक्टली हम यूज करते हैं रिलेटेड टू अर्थ ओनली। अर्थ से रिलेटेड ही हम इस वर्ड को जो है हर बार यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्ड का यूज करके हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। है क्लियर? देखो बेसिक बात है एकदम कि अभी आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन को, और जिसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब कौन है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। कौन है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ये कहां से आ गई? कल का लेक्चर देख लो, वहां पे आपको जरूर समझ में आ गया कि कहां से आ गई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखो कि अगर मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा हो गया, और यहाँ पे सरफेस के ऊपर खड़ा होने के बाद अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो वेट है वो क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। एंड वेट मतलब कितना होता है, m इंटू जी। मास डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है। मास मतलब कंटेंट ऑफ मैटर, मतलब कंटेंट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एंड वेट मतलब उस मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेट मिलेगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जब भी हम खड़े हैं तो हमारा वेट होता है mg, जो डाउनवर्ड एक्ट होता है। एंड उतनी फोर्स से अर्थ हमको पकड़ के रखती है, और अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट करती है उस फोर्स को हमने कल के लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग डिराइव किया था, और उसका फॉर्मूला हमें मिला था जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे स्मॉल एम मतलब लिख के देता हूं, स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि आज की जो एसबीटी आने वाली है, स्कोर बूस्टिंग टेस्ट, या फिर आप उसको डीपीपी भी बोल सकते हो, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए जितना हो सकता है उतना कॉन्सेंट्रेट करो। एम इज द मास ऑफ बॉडी, कैपिटल एम ये अर्थ का मास है। एंड हमारी जो अर्थ है एकदम भारी है, भारी है मतलब एकदम जड़ है, तो उसका मास चेंज नहीं होगा, उसका मास जितना है वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट नंबर लिख दिया 6 इंटू 10⁻24 kg। मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर आपको अर्थ का मास नहीं भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी अर्थ है, हमें मालूम होना चाहिए हमारे अर्थ का मास कितना होता है। वो कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। उसके साथ यहाँ पे जो आर दिख रहा है इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ अर्थ। ये अर्थ है ना, स्फेरिकल है, ये सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस होती है, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस ये भी फिक्स है, जैसे मास चेंज नहीं होता वैसे रेडियस चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस है, उसको एक्चुअल उसकी वैल्यू है 6400 किलोमीटर। लेकिन हमारा एक पार्ट डिसाइड हुआ है, आपलं ठरलंय कि अपन जो है एक ही सिस्टम फॉलो करेंगे जिसमें लेंथ हर बार मीटर में रहेगी। किलोमीटर वाली लेंथ हमें पसंद ही नहीं है, तो मैं इस किलो को निकाल लूंगा। जैसे आपको मालूम हुआ, साकर लेने गए, शुगर लेने गए, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो के का मतलब होता है 10⁻3। नहीं दिख रहा है, ठीक है। के का मतलब होता है 10⁻3। तो मैं क्या करूंगा, इस के को निकाल के एंड डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इसमें देखो हर बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, मतलब ये फिजिक्स का हॉर्ट है, हर बार हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रॉम वन सिस्टम ऑन अनदर सिस्टम, पहली बात। दूसरी बात, हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता है। डेसिमल शिफ्ट होता है इधर टुवर्ड्स राइट और इधर टुवर्ड्स लेफ्ट। इस दोनों प्रोसेस में डेसिमल की शिफ्टिंग कैसे होती है, यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है, और कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, ये सारी बातें करने के लिए हमने अलग से एक्सप्लेनेशन सेशन कंडक्ट किया है, और जो हर रोज कंडक्ट होने वाला है 1 to 2 PM, 1 से 2 बजे तक वो एक्सप्लेनेशन सेशन होता है। उसमें ये सारी बारीक बारीक बातें, मतलब एडिशन कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे, वो स्टेप बाय स्टेप सारी डिस्कस होने वाली है, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा है हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर में, यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, बाकी सब्जेक्ट भी है, और ये पूरा लेक्चर तो हमें कंसेप्ट एंजॉय करने में ही लग जाता है। इसलिए ये जो मतलब बाकी सप्लीमेंटरी बातें हैं जिसके बिना हम फिजिक्स में मतलब परफेक्ट नहीं हो सकते, हम आउटपुट नहीं लेके आ सकते, उसके लिए अपन अलग से सेशन कंडक्ट करते हैं जिसको हमने नाम ही दिया है एक्सप्लेनेशन सेशन। जो जो आपको मालूम है, मालूम नहीं है, मालूम होना चाहिए, वो सारी बातें वहां पे एक्सप्लेन की जाती है बाय मी इटसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह के ये कांस्टेंट है। एंड आर हो गया जी, इसको अपन फाइंड करेंगे, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे क्या होगा, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, कट कैंसल, इसका काम खत्म। तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय gm अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक आहे, आयुष्यभर लक्षात ठेवायचं याला, बिकॉज हर एक पैर हम रखते हैं हमें एक्सेलरेशन एक्ट होता है, दूसरा पैर रखते हैं हमारे ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट होता है, चौक छोड़ देते हैं उसको भी नीचे खींचने वाला एक्सेलरेशन है। कभी कभी मन किया, हम चल रहे रात में, हमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, टक्कर लग गई और हम गिर गए, गिरने के लिए हमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी यही एक्सेलरेशन है, इसको लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। यही है जो नेचर में मतलब सबको पकड़ के रखता है, एंड चांस मिला तो उसको डायरेक्ट जमीन के ऊपर आके क्या करता है, गार्ड नहीं देता है अंदर, लेकिन जमीन के ऊपर गार्ड देता है। ठीक है ना, मतलब क्या है, देखो एकदम सिंपल सिचुएशन है कि एक्सेलरेशन कैसे आ गया, चौक है, इसको मैंने छोड़ दिया है, डिफरेंस समझो। ऐसे अगर मैं फेंक के मारूंगा, थ्रो करूंगा, वो अलग केस है, और मैं अगर ड्रॉप करूंगा, छोड़ दूंगा, वो अलग केस है। क्या डिफरेंस है, अगर मुझे इस चौक को फेंकना है तो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स, मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एंड जब भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जब मैं इसको ऐसे पकड़ के बस ड्रॉप कर देता हूं, छोड़ देता हूं, यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन जब ये नीचे मेरा दूसरा हाथ है, यहां पे आके जब गिर रही है, तब इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, लगता है मुझे चौक आ गया, समझ में आता है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी में वहां पे चेंज ऑकर हो रहा है। तो ये वेलोसिटी में होणे वाला जो चेंज है, इसी को तो एक्सेलरेशन बोला गया है। यामुळेच काय होतं माहिती का, जर आपण जास्त बिल्डिंगवरून किंवा अजून कुठून जर पडलो तर आपल्याला जास्त लागतं पडल्यानंतर, याचं कारणच हे आहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, याच्यामुळे याला विसरायचं नाही, भूलना ही नहीं इसको। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, स्मॉल जी इक्वल्स टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। देख लो इसको स्टेप बाय स्टेप, इसको अभी प्रिपेयर करेंगे, आयुष्यात परत एकदा विसरायचंच नहीं आपल्याला। ये हर एक स्टेप में अगर हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब देखो कितना भारी है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको अप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारी अपनी अर्थ, हमारी अपनी अर्थ। हो गया, चलो, तो इसको भूलेंगे नहीं, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो बात क्या है, देखो हम अगर अर्थ पे रहते हैं तो जहां पे रहते उतनी इंफॉर्मेशन तो हम भी रखते हैं ना, हम भी उतने भारी है, इसलिए हमने अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस कैलकुलेट करके रखी है। अब ये मार्स एंड रेडियस कैसे कैलकुलेट की, इसकी भी भारी भारी स्टोरी है, आगे मैं बोलूंगा जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, लिंक आएगा तो आपको मालूम है, जो पहले से लेक्चर कर रहे हैं उनको मालूम है कि ऐसे हम हिस्ट्री भी पढ़ते, ज्योग्राफी भी पढ़ते, साइंस भी पढ़ते, पास्ट भी पढ़ते, फ्यूचर भी पढ़ते, उसी को तो फिजिक्स बोला जाएगा, क्योंकि ये सारा हमारा सराउंडिंग है और उसी की वजह से हमारी चेंजेस हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, तो ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। तो जब जब आएगा डिस्कशन में तब तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये अर्थ गोल कैसे बन गई, क्योंकि आपको मालूम होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, घर वालों ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन 13th सेंचुरी से पहले, मतलब 1300 1400, ये सेंचुरी से पहले 10-1200, मतलब 7 से 8 सेंचुरी तक यूरोपियन लोग ऐसे सोचते थे कि अर्थ फ्लॅट है, अर्थ सपाट है, जास्त चालायचं नाही, नाही तर एका एंडला आलो आपण, जर झोक गेला आपला, वी कैन फॉल डाउन, और नीचे कहां पे गिरेंगे, डायरेक्ट नरकत, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं आपको, तो वहां पे ऐसे गिर जाएंगे, ऐसे लोग बोलते थे, प्रेडिक्ट करते थे कि अर्थ सपाट है। फिर मालूम हो गया ऐसे नहीं है, ये फेंकते थे सब लोग, अर्थ तो गोल है, मतलब स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल कैसे मालूम हो गई, फिर गैलीलियो ने कैसे ये बातें एक्सप्लेन की, कोपरनिकस ने क्या क्या हेल्प किया, टेलीस्कोप कैसे आ गया, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। मतलब एक एक पॉइंट जो भी आगे आने वाला है इतना भयानक इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि पूरा, मतलब मैं अभी बोलता हूं ना आपको कि आपके घर में अगर 8, 9, 10 की भी कोई है आपके भाई बहन, उनको भी बिठाओ, उनको अभी से क्लियर होना चाहिए कि फिजिक्स मतलब एक नंबर, एक भारी, एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं उसमें, इसमें हमें सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन मिलती है, हिस्ट्री मालूम होता है, ज्योग्राफी मालूम होता है, ठीक है, कैसे वो समझ में आएगा, पॉइंट के ऊपर आते। देखो यहाँ पे मुझे जो फॉर्मूला मिला है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, उसमें मैंने मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ तो कैलकुलेट करके रखी है, ये पहले से मालूम है। ये जी को तो अपन बहुत दिन से देख रहे हैं, है ना, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। और ये जी को किसने डिस्कवर किया था, कल मैंने आपको बोला नहीं था, लेकिन इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, जिसको बोला गया है हेनरी कैवेंडिश। ये वैल्यू ऑफ जी डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहले जिस अर्थ के ऊपर रहते हैं उसका मास मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, लोगों को नहीं मालूम है, जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको ही मालूम है, कितना है
6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, इसलिए हम भारी है, ठीक है। देन रेडियस ऑफ अर्थ किसी को मालूम नहीं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको ही मालूम है, कितनी है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अब ये जी तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मैंने कल बोला था किधर भी चले जाओ, कौन से भी मतलब स्पेसक्राफ्ट से चले जाओ, इसकी वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो फॉर्मूला हमें मिला था स्मॉल जी इक्वल्स टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देते, देखते क्या होगा। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, हमें उसका स्क्वायर करना है। कहां से आ गया ये, अभी जो फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिया था जीएम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर दिए मैंने क्या किया है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दिए, एंड वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आंसर आएगा वो हम यहाँ पे डिराइव करने वाले। तो अब देखो, सबसे पहले ये 6 से इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, देखो 6 7 2, देन 0 0 4 0.02 इंटू 10 की पावर, देखो बेस सेम है, पावर की एडिशन +24 -11, ये बना +13। अब ये 6.4 का स्क्वायर करना है, ठीक है। जो पहले से लेक्चर कर रहे हैं या फिर जो 1 to 2 में थे उनको मालूम है, स्क्वायर करने के लिए हम रेगुलर ट्रेडिशनल मेथड नहीं फॉलो करते, हम क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे अपनी खुद की मेथड। अब स्क्वायर कैसे करते हैं, अब ध्यान से सुनो बेटा। ये स्क्वायर करने के लिए जो आपकी रेगुलर मेथड है 64 इंटू 64, पहले 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो, देन उसको ऐड करो, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे करेंगे तो हमारे आंसर कब आएंगे, क्योंकि हम जो एग्जाम के प्रिपरेशन को शुरू कर चुके हैं, नीट या जेडबलई, इसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो टाइम दिया जाता है वो 1 मिनट से भी कम है। तो हमें जो टाइम बचा सकते हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में है। मतलब फिजिक्स में वही स्कोर कर पाएंगे जो कैलकुलेशन एकदम स्पीड से कर पाते हैं, स्पीडी कैलकुलेशन जो कर पाते हैं वही फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। एंड ये स्पीडी कैलकुलेशन डेवलप करने के लिए ही मैंने इस लेक्चर को छोड़ के भी और 1 to 2 PM एक्सप्लेनेशन सेशन रखा है, जिसमें इस तरह की बातों के ऊपर ही फोकस होता है, वहां पे कंसेप्ट का डिस्कशन होता ही नहीं है। स्क्वायर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। पहले ये जो 6 दिख रहा है इसका स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 36। यहाँ पे 4 दिख रहा है तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 16। सिंपल बात है। क्या किया, पहले 6 का स्क्वायर किया 36, 4 का स्क्वायर किया 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 4 24, एंड आने वाले मल्टीप्लीकेशन को डबल करना है। बस ये जो नंबर आएगा उसको इसके नीचे लिखेंगे, राइट में एक डिजिट छोड़ के, तो कितना आएगा, 24 का डबल मतलब 48, 8 इधर 4 इधर, तो एडिशन करेंगे 6 8 + 1 9, 6 + 4 0 4। यहाँ पे 6.4 था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल था, वो 2 डिजिट के बाद आएगा, यानी 40.02 अपॉन 40.96 अपॉन 10 टू द पावर, यहाँ पे 13 आ गए थे, ये 6 का डबल क्या होगा, 10 टू द पावर 12 होगा। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन, चलो इतना कैलकुलेशन करने के लिए यू कैन यूज मोबाइल, मैं आपको अलाउ करता हूं, ठीक है। यू कैन यूज मोबाइल और कैलकुलेशन करो कितना आता है, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी हमारे पास, इसके लिए भी शॉर्टकट है, लेकिन अभी वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगी, तो इस बार अलाउ करता हूं। तो इसका डिवीजन आता है 0.980 इंटू, अब देखो +13 था, +12 ऊपर आके ये बनेगा -12। अब 10 10 बेस सेम है, पावर की सम करेंगे, 13 में से 12 गया, एक 10 बचा, यानी जी की वैल्यू मिल गई 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कितना है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये नंबर जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जब तक हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक हमें इसको बहुत सारे टाइम्स यूज करना है, डिस्कस भी करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब तक आप जिंदा है तब तक इतना एक्सेलरेशन आपको अर्थ के टुवर्ड्स खींचने ही वाला है, तो इसको भूल के चलेगा ही नहीं, इसको हमें लर्न करना ही पड़ेगा, इसको याद रखना ही पड़ेगा। अब कैसे आता है मैंने बोल दिया, फॉर थ्रू आउट होल सिलेबस, 2 साल में जितना भी सिलेबस लगेगा चलेगा, जहां पे भी जी होता है उसकी वैल्यू 9.8 हम एज्यूम करेंगे। वो कैसे आती है मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक कोई भी बॉडी है और उस बॉडी की
वेलोसिटी जब हम उसको ड्रॉप कर रहे थे 0 है, तो एक सेकंड के बाद ये बॉडी जहां पे कहीं भी होगी उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, तो हर एक सेकंड के लिए 9.8 से बढ़ेगी, हर एक सेकंड के लिए 9.8 से बढ़ेगी। मतलब एक सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड बाद 98 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है ना? यही रीजन है, वरतून पडलो की पडताना खूप लागतं, उसका रीजन ही यही है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है, हमारी स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, हमें स्पीड अप करता है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देख ली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब ये हमारे अर्थ के लिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बार इसकी इंफॉर्मेशन आ गई, जैसे मैं आपको बोल चुका हूं पहले भी कि हमारा जो इलॉन मस्क है, अभी सबको मालूम हो गया होगा, इलॉन मस्क वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। उसके 10 साल पहले से उसकी सोच है कि उसको क्या करना है, मार्स के ऊपर, मार्स मतलब अलग प्लेनेट है, मंगल ग्रह, वहां पे जाके ह्यूमन बीइंग की ऐसे अपार्टमेंट बनानी है, सोसाइटी बनानी है, एंड लोगों को वहां पे सेटल करना है, ठीक है ना, डोक्याला हेडेकच नहीं, ये उसका प्लान है। और उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ चल रहा है। फिर उसने स्पेसएक्स जैसी फर्म बना दी है, जो इसरो, नासा, जितनी भी मतलब स्पेस एजेंसीज हैं, उनको गाइड करने का काम करती है। तो ये सारी बातें अगर इलॉन मस्क सोच रहा है तो वो अभी कंप्लीट करेगा, नहीं तो थोड़े दिन ज्यादा लगेंगे, लेकिन 101% ये चीजें होने वाली है। तो हमें अर्थ के ऊपर जो चीजें मालूम होती है, हम दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाने के बाद वहां पे इन चीजों को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है gm/r²। अगर हम देखेंगे कि हम अर्थ के ऊपर नहीं है, अर्थ को छोड़ के अपन चले गए, जैसे आपको मालूम होगा अपोलो 11, अपोलो 11 क्या था, अपोलो 11 ये अपोलो सीरीज थी नासा की, जिसमें उनको क्या करना था, ह्यूमन बीइंग को मून के सरफेस के ऊपर भेजना था। तो अपोलो 11 में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग मानसा ने क्या किया था, मून के ऊपर जाके ऐसे पैर रखा था। कौन था वो, नील आर्मस्ट्रांग, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, जो स्कूल में गया 2-4 साल नहीं हो गए उसको भी मालूम है, नील आर्मस्ट्रांग पहला आदमी जो मून के ऊपर गया था। और उसके साथ एक 2 मिनट की स्टोरी है, बहुत भारी स्टोरी है, लाइफ में आपको ये अप्लाई करनी है, वो भी आपको याद रखनी है कि जब नील आर्मस्ट्रांग था एंड उसके साथ और एक आदमी था, ऐसे 2 लोगों की टीम थी जो मून के लिए, मून के सरफेस के ऊपर भेजी गई थी, और मून के ऊपर उनको जाके वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने थे, है ना। जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून देखा है वो छोड़ दो, वो मूवी है, वो प्रैक्टिकल केस नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून में इसकी कंसेप्ट बना के उन्होंने फिर से वहां पे ट्रांसफॉर्मर घुसाड़ दिए है, ठीक है, तो हम नहीं दिखेंगे। तो वहां पे क्या हुआ था कि नील आर्मस्ट्रांग जो था वो सेकंड इन कमांड था, मतलब वाइस कैप्टन था, समझ में आ रहा है ना, 2 नंबर की अथॉरिटी थी। और जो दूसरा आदमी है जिसका नाम मैंने भी बहुत बार रिमेंबर करने का ट्राई किया लेकिन ध्यान में नहीं रहता है, वो जो था वो मेन कमांडेंट था। तो जैसे ही अपोलो 11 स्पेस में गया, मून के सरफेस के ऊपर इन्होंने लैंड किया, तो वहां पे हुआ क्या कि लैंड होने के बाद नासा के हेडक्वार्टर के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे थे, और कम्युनिकेट करते टाइम उनके जो कमांडेंट थे उनको ऑर्डर मिल गई कि कैप्टन कमांडेंट आपको क्या करना है, अभी खड़ा होना है एंड स्पेसक्राफ्ट के बाहर जाना है एंड मून के सरफेस के ऊपर पहला कदम रखना है, एंड नाउ यू आर, मतलब आप जो है एक भयानक हिस्ट्री का पार्ट बनने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग सबसे पहले अर्थ को छोड़ के किसी और प्लेनेट के ऊपर पहला पैर रख रही है, मतलब ये हिस्टोरिक आपका स्टेप होने वाला है। तो ऐसे ये कमांडेंट उठा और डोर के पास जाने के बाद वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, मैं हिस्ट्री बनाऊंगा, लेकिन अब उसकी सोच डिफरेंट ओपिनियन से, क्या होगा उसके दिमाग में, उस मतलब क्या क्या आ गया था, वो ऐसे बोला गया है कि उसने सोचा कि अगर मैंने पैर रखा और उसकी मून के ग्रेविटी ने मुझे अगर छोड़ा ही नहीं, तो अगर वहां पे सच में एलियन बिलियन ट्रांसफॉर्मर एखादा आ गया, तो ऑप्टिमस प्राइम वगैरह आ गया एखादा, तो क्या होगा, ऐसे वो सोचने लगा। और ये सोचते सोचते क्या हुआ, तब तक नासा के हेडक्वार्टर से 3 बार ऑर्डर मिले, लेकिन इसने फॉलो नहीं किया, इनको लगा इसका कॉन्टेक्ट टूट गया। फिर वो ऑर्डर देते कि नील आर्मस्ट्रांग अभी आपको लीड करना है, गो अहेड, ये उड्या मारायला रेडीच बसलो होतं। फिर नील आर्मस्ट्रांग उनकी ऑर्डर सुनता है एंड जाके पहले पैर रखता है, एंड हिस्ट्री में पहला स्टेप मून के ऊपर रखने वाला ह्यूमन बीइंग बनता है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मून के रिलेटेड ये एग्जांपल भी आने वाला है। एंड दूसरी बात मुझे ये आपको बोलना था कि बी फर्स्ट इन योर फील्ड, सेकंड कौन है वो दुनिया को कुछ लेना देना नहीं है।
आपके फील्ड में जो कुछ भी आप कर रहे हो, जहां कहीं पे भी आपको कर रहे हैं, आपको क्या करना है, बी फर्स्ट, पहला होना है, पहला नंबर हमें लेना है, दूसरा कौन है कुछ लेना देना नहीं है, वी विल बी द फर्स्ट, क्योंकि दुनिया सिर्फ पहले वाले को जानती है, पहले नंबर वाले को जानती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो फर्स्ट हमें आना है। फिर हमारी फील्ड कोई भी है, आपकी फील्ड अभी एक ही है, जो भी डिसाइड किया है, नीट या फिर JEE, दोनों में से जो भी डिसाइड किया है, आई विल बी द फर्स्ट। फिर सबसे पहले जिस इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया है, उस इंस्टीट्यूट में मैं फर्स्ट आऊंगा, है ना? आप फर्स्ट आ गए, आपको हीरो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। आपने जितनी भी हमारे क्लास के भी लोगो, फोटो, एडमिशन फॉर्म सब तरफ देखा होगा, तो जो नीट में, जो जेई में, जो सीईटी में फर्स्ट थे, उनके फोटो वहां पे है, बाकी नहीं थे ऐसे नहीं है, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा खास लेना देना नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमें फर्स्ट आना है, किसी भी फील्ड में रहेंगे तभी दुनिया हमको आइडेंटिफाई करेगी और हमको देखेगी। ठीक है, चलो तो पॉइंट पे आते, जी इक्वल्स टू GM/R², ये अर्थ के लिए तो हमें मालूम हो गया। फ्यूचर में हमने प्लान किया, जैसे इलॉन मस्क ने प्लान किया था, या फिर अपोलो 11 में डिसाइड हुआ था कि हम मून के ऊपर जाने वाले। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली ये मास ऑफ द मून है, इसका एंड मास ऑफ द अर्थ का रिलेशन देखते हैं। देन रेडियस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इसका भी रिलेशन देखते हैं। एंड अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम स्पेसक्राफ्ट सेंड करके उसकी रेडियस मेजर कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे मास भी हमें मिल जाएगा। तो इस रिलेशन से क्या है कि हम किसी भी प्लैनेट का वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, उस रिलेटेड में कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूं, और उसी से रिलेटेड आज की एसबीटी रहने वाली है। ठीक है, तो एसबीटी सॉल्व करने वाले लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला जाएगा एग्जांपल पे कि एक कोई भी प्लैनेट है, रैंडम प्लैनेट है, सोचा है हमने कल निकलना है वहां पे, स्पेसक्राफ्ट रेडी है, फ्यूल भर के सब कुछ रेडी है, हमारा एस्ट्रोनॉट सूट भी रेडी है, इमेजिन करो। और बोला गया है कि उस प्लैनेट का मास अर्थ के मास के डबल है, लेकिन उसकी रेडियस अर्थ के रेडियस के हाफ है। समझ रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं, रेडियस कम है लेकिन मास जाता है, मतलब थोड़ा हाई डेंस है और भारी है, और उस प्लैनेट के ऊपर हमें जाना है, और जाने से पहले हमें कैलकुलेट करना है कि उस प्लैनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। अब हमें मिशन तो कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो ऐसे औरंगाबाद से निकलना है और पुणे जाना है, ऐसे थोड़ी है। ग्रेविटी सेम, सब कुछ सेम, वहां पे ग्रेविटी चेंज होगी। फिर ग्रेविटी कितने से चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा एस्ट्रोनॉट सूट जो होगा वो डिजाइन किया जाएगा। हमारे साथ में जो ऑक्सीजन टैंक होगा, हॉस्पिटल में होती वो नहीं, दूसरे मतलब प्लेनेट पे जाने के ऊपर जो ऑक्सीजन टैंक रहेगी उसका प्रेशर कितना मेंटेन रखेंगे सो दैट वी कैन ब्रीथ, ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा। सारे कैलकुलेशन डिपेंड करेंगे सिर्फ इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो हमें क्या करना है, देखो एकदम सिंपल स्टेप है, और इस पूरे स्टेप में हेल्प करने के लिए दुनिया में सिर्फ फिजिक्स वाले ही लोग हैं, मतलब हम ही है, हमको ही मालूम है कि ऐसे था GM/R²। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लैनेट के लिए ऐसे लिख देंगे कि G फॉर प्लैनेट इक्वल्स टू M फॉर प्लैनेट इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाय रेडियस फॉर प्लैनेट का स्क्वायर। ये होगा प्लैनेट के ऊपर कितना है आने वाला है। बस हमने क्या किया, GM/R² को मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट से रिप्लेस कर दिया। सेम बात जब हम अर्थ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, G इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे आएगा। अब इन दोनों को अपन डिवाइड करने वाले हैं। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, आपको ये बेसिक चीज तो मालूम होगी, नहीं मालूम है तो 1 से 2 में आ जाओ, यहाँ पे ये सारा बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ कि A/B डिवाइडेड बाय C/D अगर है, ऐसे 4 नंबर एक के नीचे एक, एक के नीचे एक अगर आ रहे हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते। C/D था, D/C होके मल्टीप्लाई हो, वही केस हम यहाँ पे करेंगे। तो मुझे GP/GE इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो ये MP इंटू G/RP का स्क्वायर इंटू RE का स्क्वायर अपॉन G इंटू ME। अभी ये तो सब लोगों को मालूम है, ऊपर भी G नीचे भी G का G कैंसल, फिर बचा क्या, G ऑन द प्लैनेट अपॉन G ऑन द अर्थ इक्वल्स टू मास ऑन द प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ। बस ये इसके नीचे लिखा, अच्छा लगता है ना, मास के नीचे मैच मास। ठीक है, यहाँ पे RE के नीचे RP लिखेंगे तो ये बनेगा RE अपॉन RP, दोनों का स्क्वायर था तो दोनों के ब्रैकेट के स्क्वायर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, सब लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे।
स्टेप बाय स्टेप देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, और इसका यूज करके हम अगर फ्यूचर में किसी भी प्लेनेट पे जाने के लिए मिशन बना रहे हैं तो हम सक्सेसफुली वहां पे जा सकते हैं। और उसके लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। आज की जो एसबीटी आएगी, एसबीटी सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए भी हमें सेम फॉर्मूले जो दिए हैं उनको ही अप्लाई करना है बेटा। देखो जीपी अपॉन जीई इक्वल्स टू एमपी अपॉन आर, एमपी अपॉन एमई इंटू आरई अपॉन आरपी का स्क्वायर। कैसे आ गया, ये आपको प्रैक्टिस करना है ना। हर एक चीज क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, कहाँ होती है, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। फिर अगर प्लेनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो हमें ये आज फॉर्मूला मिल गया जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया है। अब देखो इसमें मुझे वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करने के लिए जो डेटा यहाँ पे दिया था प्लेनेट के बारे में, हम तो जा रहे थे, लेकिन हम जाने से पहले एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट हमने उस प्लेनेट के सराउंडिंग में भेज दिया था। वो सैटेलाइट वहां पे जाके चक्कर मार मार के उसके रेडियस का एंड मास का अंदाजा लेके आ गया था कि वो क्या है, मास अर्थ के डबल है, रेडियस है वो अर्थ के हाफ है, ऐसा है। तो मैं क्या करूंगा, इस एमई को इधर लेके आऊंगा, तो ये मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू 2 बचा। देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो। क्या क्या मैंने बस 2 इंटू एमई था, एमई यहाँ पे लेके आ गया, तो एमपी अपॉन एमई 2 बचा, वही मैंने लिखा है। अब इसका काम हो गया, मैं इसको रब कर देता हूं। मुझे यहाँ पे आर ई अपॉन आरपी चाहिए था, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये आरपी को इधर 1/2 के 2 को इधर लेके आऊंगा, तो 2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 इक्वल्स टू बनेगा आर ई अपॉन आरपी। देखो कॉमन फास्ट एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है, बेसिक है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एमपी अपॉन एमई 2 बन गया, आर ई अपॉन आरपी ये भी 2 बन गया। अब सिंपल बात बची है, लास्ट स्टेप, यही वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या होगा, यहां पे ये जीपी अपॉन जीई इज इक्वल्स टू एमपी अपॉन एमई था, उसकी जगह पे मैं 2 लिख दूंगा, इनटू आरई अपॉन आरपी का स्क्वायर करना था, मतलब मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा। अब 2 का स्क्वायर सबको आता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 इंटू 2 8 है, यानी कि प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 8 टाइम्स होगा। कार्यक्रम हो गया हमारा फिर, मतलब अर्थ के ऊपर चलने के लिए हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके 8 टाइम्स ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम एक पैर उठा के रख सकते हैं। मतलब वहां पे जाके अगर हमें चलना है, कुछ करना है, तो कुछ अलग से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। कोई तो वो एड में देखते हैं ना, कुछ तो तूफानी करना पड़ेगा, क्या है वो, कौन सा कोल्ड ड्रिंक होता है, हम उसकी ऐड नहीं कर रहे, वो लेके जाने पड़ेंगे, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा। जो बोर्ड पे आप देख रहे हो वो सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो फ्यूचर प्लान से ह्यूमन बीइंग के उसको अप्लाई करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली वहां पे हैपन होना है, इसके लिए ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। एंड हमारे पास अभी बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है अबाउट देयर मास एंड अबाउट देयर रेडियस। तो उस प्लैनेट के ऊपर जाने के लिए हम सबसे पहले जो कंडीशन रखते हैं, जाने के लिए मैं बोल रहा हूं, फिर वहां पे एयर है, एटमॉस्फेयर है, नहीं है, वो सारी बातें बाद में आएंगी, क्योंकि हम ऑक्सीजन टैंक खुद के लेके जा रहे हैं जब फर्स्ट टाइम जा रहे तो। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे फोकस करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, नीचे उतरना है या नहीं उतरना है। क्योंकि इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन स्पेसक्राफ्ट चला गया, उसमें बहुत पावर थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के हम बाहर चले गए और हमने उस प्लैनेट के ऊपर पैर रख दिया, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8 टाइम्स है। थोड़े 2 मिनट के लिए सोचो अब, 8 टाइम्स ऑफ जीई है, एंड हम प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर थे, अर्थ के ऊपर हमारा मास 80 केजी है, ऐसे हमने एज्यूम किया है। मुझे मालूम है 80 केजी लेके चलने में क्या मतलब एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इमेजिन करो ये जो वेट है उस प्लैनेट के ऊपर 10 टाइम, सॉरी 8 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब 8 इंटू 8 640 केजी, 6.5 कुंटल, इतना वेट हो जाएगा। मतलब ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रैक्टर का मास, ट्रैक्टर वहां पे वेट जो खुद का नहीं उठा सकता, तो हमारा क्या उठाएगा, मतलब ये प्रॉब्लम होगा, मतलब हम वहां पे नीचे उतर नहीं सकते। ये बातें हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है। सो इस तरह से किसी भी प्लैनेट के अबाउट, अगर उसके मास एंड रेडियस के अबाउट हमें इंफॉर्मेशन है, तो हम वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होने वाली है उसके अबाउट कंक्लूड कर सकते हैं, प्रायर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फिर बाकी की चीजें वहां पे करनी है नहीं करनी है, जाना है नहीं जाना है, वो सारा हम वहां पे सोच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देखा जो सरफेस के लिए एप्लीकेबल था,
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन आता है मतलब ये चेंज होता है। कब चेंज होता है, उसके लिए 3 कंडीशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पे होता है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी में वेरिएशन क्यों आएगा, उसके लिए अभी ये सोच आपको बनानी है, प्रोग्रामिंग करनी है माइंड की, ब्रेन की। एंड इसी तरह से हम आगे हर एक पॉइंट पे, हर एक न्यूमेरिकल पे, हर एक कंसेप्ट के सोचने का ट्राई करेंगे। और वही हैबिट हमें डेवलप करना है कि अगर जी को बदलना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बदलना है, तो उसका जो फॉर्मूला था कौन सा, जीएम अपॉन आर स्क्वेयर। यहां पे ये जी तो चेंज नहीं हो सकता, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसको किसी का कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर बात अर्थ की चल रही है तो अर्थ के ऊपर मास है, वो भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज करना है तो एक ही ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन, यहाँ पे अर्थ के मतलब जो सेंटर से मेजर किया जा रहा है वो डिस्टेंस से वो चेंज करना पड़ेगा। अब हम सरफेस पे खड़े हैं इसलिए हम कैपिटल आर लेते रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर सेंटर से डिस्टेंस चेंज करना है इसका मतलब हमें हवा में जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर हमें अंदर के अर्थ के अंदर घुसना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएशन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में स्टडी करेंगे वो रहेगा पहला वाला विथ हाइट, या फिर हाइट को अपन अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। एंड दूसरा वेरिएशन रहेगा ड्यू टू डेप्थ। खोली अर्थ के अंदर हमने माइन ड्रिल किया और उस माइन के अंदर अगर चले जाने का हम सोचेंगे तो माइन के अंदर चले जाते टाइम क्या होगा, हम ग्रेविटी में चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। अब इसमें मजा क्या है, देखो इसमें मजा यह है कि ये सारे फॉर्मूले हम डिराइव करने वाले हैं और वहां पे हमें फॉर्मूले भी मिलेंगे। तो ये फॉर्मूले मिलने के बाद हमें समझ में आता है कि अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर चले जाएंगे, अर्थ के सरफेस के ऊपर चले जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। एंड अगर हम अर्थ के सेंटर की टूवर्ड्स चले जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। समझ रहे हो आप, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब ये क्या जादू हो गई, सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम है। ऐसे मतलब जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं ऐसे हमारी सोच होगी कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर में, अर्थ के कोर में कितना भारी होगा। कितना भारी मतलब, भारी मतलब ले भारी वाला नहीं है, भारी मतलब हेवी वाला, ठीक है। कितना हेवी होता, कितना वो स्ट्रांगली मतलब अट्रैक्ट करेगा। यानी कि हम अगर सेंटर पे चले गए तो वो सेंटर हमें छोड़ेगा ही नहीं। ऐसे नहीं होगा बेटा। अब इस रिलेटेड में क्वेश्चन पूछता हूं, कल इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि अगर सपोज मैं क्या बोल रहा हूं, देखो कि अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। ये जो अर्थ है ना, ये उसका सेंटर है। ये सरफेस के ऊपर हम खड़े हैं, जहां पे हम खड़े हैं वहीं पे हम बात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ अर्थ है। तो मैंने क्या किया, एक ड्रिल मशीन लेके आ गया मैं, और ये ड्रिल मशीन लेके आने के बाद इतना बड़ा मैंने ड्रिल बना दिया। ऐसे हम अपन बस एज्यूम कर सकते हैं 6400 ये रेडियस है, 12800 किलोमीटर ये उसकी डायमीटर है। इतना बड़ा ड्रिल बनाना मतलब क्या, वो खाऊ नहीं है, इसलिए ड्रिल बनेगा नहीं। लेकिन अगर हम इमेजिन करेंगे कैसे हमने ड्रिल बना दिया और अगर मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट ऐसे छोड़ दिया तो उसका क्या होगा, ये सोचने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कैसे होता है। उसके लिए मैं कुछ क्लू दे रहा हूं आपको कि अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मैक्सिमम है। अब सोचो आप इसका आंसर जो है इन डिटेल विथ रीजन विथ एक्सप्लेनेशन आपको देना है। आपको कल के लेक्चर तक का टाइम है, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप सबके पास है ही, 9579326763। आपके जो भी आंसर्स है वो आंसर मुझे इस नंबर पे सेंड करो। बस एक कंडीशन है बेटा, गूगल पे जाके ये क्वेश्चन टाइप मत करो, क्योंकि हम ये कॉपी पेस्ट कराने के लिए नहीं मैं ये पढ़ा रहा हूं, और ना ही मेरा क्वेश्चन उसलिए है कि इंटरनेट पे जाके आप कॉपी पेस्ट करो। मेरा पर्पज ये है कि सोचो क्या होगा बॉडी जाने के बाद, फिर वो सेंटर पे जाएगी, वहां पे तो 0 था, यहाँ पे मैक्सिमम है। तो जाते जाते हो सकता है अर्थ का सरफेस ही उसको अट्रैक्ट करे, मतलब सेंटर तक जाने ही नहीं दे। समझ रहे हैं ना आप सोचना कैसे है।
कि सरफेस पे मैक्सिमम है, सेंटर पे जीरो है, बॉडी को यहां से छोड़ दिया तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने छोड़ दिया, ये थोड़ा नीचे जाएगा लेकिन सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है तो सरफेस को वापस खींच लेगा, ऐसे हो सकता है। नहीं तो अगर हमने उसको थोड़ा फोर्सफुली थ्रो कर दिया वो सेंटर पे चला जाएगा, लेकिन सेंटर पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, लेकिन इस साइड में जितनी बढ़ती है उतनी इस साइड से में बढ़ती है, इसलिए दोनों साइड में खींचने वाला फोर्स अगर इक्वल है तो बॉडी सेंटर में ही रहेगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर बॉडी एक बार इसको क्रॉस करके नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी और वहीं पे घूमती रहेगी लाइफ टाइम, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या क्या हो सकता है, ये आपके इमेजिनेशन के आंसर्स मुझे रिक्वायर्ड है बेटा। नेट से कॉपी पेस्ट करके मत भेजो मुझे, वो काम मैं भी कर सकता हूं, मुझे आंसर पहले से मालूम है, बट आप सोचो बेटा ये हमारा फिजिक्स है, ये डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कैसे एबल है ये आपको समझ में आएगा, एंड यही फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझ रहे ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी होता है, ठीक है, तो उसके दो वेरिएशन हमें स्टडी करने थे, एक अल्टीट्यूड का एक डेप्थ का, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला है जिसका आंसर आप कल तक मुझे देने वाले हो, कोई गड़बड़ नहीं उसकी, लेकिन आंसर जो है वो एक पर्टिकुलर बेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये आप मुझे कल तक सेंड कर दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे हमने आज एक ही पॉइंट डिस्कस किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उससे रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला देखा, डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर जाने के बाद ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे वेरिएशन होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, ये बातें भी हमने यहाँ पे देख ली। अब इससे क्या होता है देखो कि सपोज हम किसी स्पेसक्राफ्ट को भेज देंगे और वहां पे भेजने के बाद हमारा जो स्पेसक्राफ्ट था उसने ऑब्जर्व किया सपोज कि वो जो प्लैनेट है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 1/4 है। ये हमारा स्पेसक्राफ्ट देख के आ गया, ऑब्जर्व करके आ गया, कैलकुलेट करके आ गया, और उसके बाद में जो प्लैनेट का मास है, ठीक है, हाँ मेरा क्वेश्चन है ना तेजस, ठीक है रिपीट करता हूं, सिंपल क्वेश्चन क्या था मेरा कि सपोज दिस इज अर्थ, अब ये अर्थ में अगर मैंने ऐसे एक ड्रिल बना दिया है डायमेट्रिकली अर्थ के, यहां से लेके यहां तक, मतलब कब तक है तुम्हारा, ऊपर से लेके नीचे तक, अर्थ स्फेरिकल है ये तो सब एग्री करते हैं, तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ड्रिल बना दिया, तो ड्रिल बनाने के बाद अगर मैंने यहां से एक बॉडी को नीचे थ्रो किया तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम है, तो इस बॉडी का क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, एक दो मैंने बोल दी है, बाकी आंसर जो है मैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक कंडीशन है बस, नेट पे सर्च मत करो, डिस्कस करो, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो मुझे बोलो, कल मैं इसका आंसर बोलने वाला हूं और विद प्रूफ वो आंसर आपको मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले मतलब ये आइडिया दिमाग में डाल दो, इंसेप्शन अगर देखा होगा तो आपको मालूम होगा, नहीं देखा है तो और अच्छी बात है, फिर दिमाग को टेंशन ही नहीं है कि ये आइडिया हमारे दिमाग में आ गया, आप उसके ऊपर सोचेंगे, एंड ये सोच जो है हमें कल के लेक्चर में बहुत हेल्प करने वाली, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बोला था, ठीक है तेजस, ओके। अब देखो, अभी न्यू क्वेश्चन जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं वो इस तरह से है कि एक प्लेनेट है, अगेन हमें उसके ऊपर जाना है सफर करने के लिए, घूमने के लिए, और वहां पे जाने से पहले हमने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा था उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि उस प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से कम है, मतलब हम जा सकते वहां पे, ऐसे चलेंगे नहीं हम वहां पे, ऐसे उड़ा मारते चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो एक पावर डालने के लिए ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, हम हवा में उड़ जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ऐसी कंडीशन वहां पे क्रिएट होगी। उस केस में उस प्लेनेट का जो मास था वो बोला है कि अर्थ के मास के वो भी हाफ है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एंड मास का रिलेशन हमें दिया है और बोला गया है कि उस प्लेनेट के रेडियस के साथ क्या होगा, मतलब वो रेडियस जो है प्लेनेट की वो कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब रेडियस कैलकुलेट करने के बाद हमें और भी चीजें वहां पे कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है वो आप सोचो, कुछ भी सोचो बेटा, यही बेसिक पार्ट है फिजिक्स पढ़ने का, इमेजिन करो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो आप, उसको लिमिट ही नहीं है, हमारे ब्रेन को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, ये हमारा लिमिटेशन भी है एंड वही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। तो हम इमेजिन करो कि ऐसे जा रहे हैं, आपको एक मिशन को भेज दिया है इसरो ने, और आपको क्या करना है उस प्लेनेट के ऊपर कुछ तो मतलब ड्रिल करना है, ऊपर से लेके नीचे तक एक पाइपलाइन गाड़नी है, और पाइपलाइन के आपको पैसे मिलने वाली है, तो पाइपलाइन गाड़नी मतलब हमें डायमीटर मालूम होना चाहिए, डायमीटर के लिए रेडियस मालूम होनी चाहिए, सो दैट हम एक कोटेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ऐसे आप सोचो। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी सेम फॉर्मूला जो अभी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया था ना वही अप्लाई होगा, दैट इज जीपी अपॉन जीई इज इक्वल्स टू
MP अपॉन ME इंटू RE अपॉन RP का स्क्वायर। अब ये कैसे आ गया? 20 मिनट पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे लेके आते हैं वो एक्सप्लेन किया था। स्क्रीनशॉट लिया है आपने, हैंड रिटन नोट्स आप सेंड करने वाले हो, वहां से एक बार फिर से देख लो। अब मुझे यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो जो जो मालूम है मैं वहां पे पुट करूंगा। अब देखो मुझे जीपी अपॉन जीई चाहिए, तो मैं ये जीई को इधर लेके आऊंगा, तो आई विल गेट हियर जीपी अपॉन जीई इज इक्वल्स टू 1/4। ये जीपी अपॉन जीई इनका रेशो कितना मिला मुझे? इनका रेशो मिला 1:4, 1/4, 1/4 इक्वल्स टू मासेस का रिलेशन भी दिया था। मुझे क्या चाहिए? एमपी अपॉन एमई, तो मैं एमपी को उधर लेके जाऊंगा, 2 को इधर लेके आऊंगा, यानी कि मास ऑफ प्लेनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू 2 बनेगा। सॉरी, एमपी अपॉन एमई चाहिए तो 2 नहीं बनेगा, वो 1/2 ही रहेगा, क्योंकि एमई इधर आएगा बस। ठीक है, तो ये बना 1/2 इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अब आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2, ये 2 कैंसिल होगा, थोड़ा सा इंटरचेंज करके अगर लिखा तो RE अपॉन RP का स्क्वायर बना 1/2। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बनेगा RE अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1/√2। ध्यान से देखो, RE अपॉन RP इक्वल्स टू √2। मुझे प्लैनेट की रेडियस चाहिए थी, तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई विल गेट फाइनल आंसर एज RP रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ RE रेडियस ऑफ अर्थ। हो गया। अब रेडियस ऑफ अर्थ हमें मालूम है, √2 हमें मालूम है, तो बाकी कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हो। √2 मतलब होता है 1.4, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्लैनेट की रेडियस मिल गई। मतलब एक ही फॉर्मूला जो हमने आज देखा था, जिसकी वजह से हम अर्थ का तो पूरा इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हैं, अर्थ के साथ साथ यूनिवर्स में, नेचर में, गैलेक्सी में, हमारे सोलर सिस्टम में जो अदर प्लैनेट्स भी है उनके बारे में भी हम ये बातें कंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले लेक्चर में बोलता हूं बेटा कि हमारा नेचर सिर्फ मास एंड चार्ज से बना है। मास का इंटरेक्शन स्टडी करो, चार्ज का इंटरेक्शन स्टडी करो, फिजिक्स तो हो ही जाएगा, पूरा नेचर का स्टडी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 by 1 हमने यहाँ पे आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लैनेट क्या होता है, कैसे वारी करता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब जो है आज फिर से अगेन एप्लीकेशन जो है हमारा कराड़ेस फिजिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ऐप के ऊपर आपको एसबीटी स्कोर बूस्टिंग टेस्ट या फिर डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम रोज मिलने वाली है। जैसे लेक्चर हो गया विद इन 30 मिनट्स रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप के ऊपर आता है, देन विद इन 2 आवर्स डीपीपी या फिर एसबीटी ऐप के ऊपर अपलोड होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कल मॉर्निंग 11 AM 11 AM तक का टाइम दिया जाता है, एंड 11 AM से लेके 2 PM के बिटवीन हम उसका एक्सप्लेनेशन सेशन में 1 by 1 एक एक क्वेश्चन 2 मेथड से मैं सॉल्व करके देता हूं। एक मेथड जिसमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस कैसे आते हैं वो, एंड दूसरी मेथड जिसमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किए बिना एकदम शॉर्टकट, मतलब पेन हाथ में लिए बिना कैसे आंसर आता है उसकी प्रैक्टिस। लेकिन वो सारी बातें इस लेक्चर में नहीं होती है, वो सारी बातें होती है 1 to 2 PM इस बैच के लेक्चर में। एंड उस बैच में आने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको जो है इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम लेक्चर के बाद आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक मैसेज भी मिलेगा, जिसमें ये सारी बातें जो है एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। मतलब फ्रॉम डे वन ऑल, मतलब सब तरीके से हमें प्रिपेयर होना है। ऐसे नहीं कि बस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग, प्लैनेट, बीनेट, स्पेसक्राफ्ट भारी चल रहा है, ये तो भारी चलने वाला है। रोज की लेक्चर में ये कंसेप्ट ऐसी ही है, मतलब हिस्ट्री भी है, फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है, वो तो होने वाला है। लेकिन ये सारी चीजें एंजॉय करते टाइम हमें दिमाग में ये रखना है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए जो भी ट्रेनिंग लेनी है, ब्रेन द ट्रेन का जो हमारा प्रोग्राम है, ट्रेन द ब्रेन का, ठीक है, ट्रेन द ब्रेन या फिर ब्रेन द ट्रेन, जो कुछ भी समझना है वो समझो। तो वो करने के लिए ये लेक्चर एक साइड है कॉइन की, नाने की एक बाजू है, एंड जो 1 to 2 PM में होता है, जो एसबीटी में होता है, जो डीपीपी में होता है,
वो अनदर साइड है। अगर दोनों साइड से आप इक्वल एफर्ट्स लेंगे तो डेफिनेटली जो आउटपुट है वो आने वाला है। फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट इटसेल्फ यू विल एक्सपीरियंस दैट कि आउटपुट आने वाला है, मतलब कंफर्म आने वाला है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल के लेक्चर में ये वेरिएशन एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन एकदम मजेदार एक्सप्लेनेशन है, उसमें वेरियस एग्जांपल्स आने वाले हैं, उससे रिलेटेड किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो भी आने वाले हैं। एंड उसके बाद में ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो क्या होगा, मास का क्या होगा, वेट का क्या होगा, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कुछ भी इश्यू है लेक्चर में, अगर कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है या फिर डीपीपी एसबीटी सेशन में आना है, तो जो नंबर बोर्ड पे दिख रहा है आपको